ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप लोग अपने घरों में सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का और काफ़ी अटपटा टॉपिक है, समझ में भी बहुत कम आता है बच्चों को। ठीक है ना, लेकिन मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, आपको बस अच्छे से वीडियो लेक्चर देखना है प्रॉपरली। ठीक है, समझते हुए चलना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, पहली बात तो ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ थोड़ा सा। आपने देखा होगा, आप एक काम करो, ठीक है, आप सोप सॉल्यूशन देखा है, सोप का सॉल्यूशन। ठीक है, सोप के सॉल्यूशन के अंदर एक वायर फ्रेम डिप करो और उसको बाहर निकालो, एक पतली सी लेयर बन जाती है सोप की। बन जाती है कि नहीं बन जाती है। अगर उस पर वाइट लाइट गिराओगे ना, उस पर वाइट लाइट गिराओगे तो फ्रिंजेस बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे? फ्रिंजेस बनने लगेंगे। ठीक है ना, तो यही चीज़ हमने समझनी है, कैसे फ्रिंजेस बनते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, इंटरफेरेंस होने के पीछे कौन सा इंटरफेरेंस है। तो वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस भी है, फेज डिफरेंस भी है, कौन कौन से पार्ट डिफरेंस है, कौन कौन से फेज डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम वन बाय वन सारी क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस है ये इंटरफेरेंस है बेसिकली ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, सॉरी, ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, जो YDS में पढ़ा था वो था डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वहाँ पे क्या था, वेव फ्रंट डिवाइड हो रहे थे तो कोहेरेंट सोर्सेज बन रहे थे। यहाँ पर भी कोहेरेंट सोर्सेज बनेंगे, लेकिन कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनेंगे? एम्पलीट्यूड डिवीजन की वजह से। किसकी वजह से बनेंगे? एम्पलीट्यूड डिवीजन की वजह से बनेंगे। ठीक है, अब वो चीज़ें समझनी होंगी हमें। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने ली, व्हेन लाइट पासिस थ्रू द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, some light is reflected from first interface and some from the second interface। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा ये वाला डायग्राम लिया हमने, ये वाला मैंने ब्लू वाला डायग्राम लिया, ध्यान से देखो, मैंने लाइट गिराई, ये इंसिडेंट लाइट है। क्या है ये? इंसिडेंट लाइट आई। ठीक है, कुछ लाइट मेरी रिफ्लेक्ट कर गई बाउंड्री से, फर्स्ट इंटरफेस। ये क्या है? फर्स्ट इंटरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गई कि नहीं कर गई? कुछ हिस्सा लाइट का मीडियम में ट्रांसफर हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन के बाद इस बाउंड्री पे दोबारा रिफ्लेक्शन हो सका है, दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ, दोबारा रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो जो ये वाली रे, R2 वाली रे जो है वो रिफ्लेक्शन करके आई है, लेकिन सेकंड बाउंड्री के साथ। किसके साथ? सेकंड इंटरफेस के साथ। और R1 वाली रे रिफ्लेक्शन करके आई है किसके साथ? फर्स्ट इंटरफेस के साथ। मैं बताना चाहता हूं आपको, इस R1 वाली जो वेव है और इस R2 वाली जो वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? अलग अलग है। वो कितना होता है, कैसे होता है, बताऊंगा अभी। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल रेज काफ़ी दूर जाके मीट करेंगी, स्क्रीन रखेंगे, इंटरफेरेंस होगा। स्क्रीन रखेंगे, क्या होगा? इंटरफेरेंस। फिर इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस क्या होंगी, धीरे धीरे सब बताऊंगा। ठीक है, सिमिलरली आप नीचे से भी देख सकते हो, ये ट्रांसमिटेड वेव है T1, ये ट्रांसमिटेड वेव है T2। देखो, जो इंसिडेंट लाइट थी ये, इसका एक रिफ्लेक्शन हुआ, पहला बाउंड्री पे हो गया फर्स्ट इंटरफेस, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। अब रिफ्रैक्शन के बाद दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, सही है, इस पे रिफ्लेक्शन हुआ था, फिर इस पे दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, फिर इधर दोबारा क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये जो T1 T2 गई, ये भी बहुत दूर जाके मिली, इन्फानाइट पे जाके मिली, या फिर ऐसे समझ लो एक कन्वर्जिंग लेंस से इनको फोकस कर लिया एक पॉइंट पे। ठीक है, तो मिली तो इंटेंसिटी कुछ अलग आई। ठीक है, इंटेंसिटी कुछ अलग आई, तो बेसिकली इंटरफेरेंस हुआ। फिर वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ना क्या है, बेसिकली थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन की वजह से इंटरफेरेंस और ट्रांसमिशन की वजह से इंटरफेरेंस, सबसे पहली बात। ठीक है, फिर दोनों तरफ होमोजेनियस मीडियम लिया मैंने, इधर भी एयर लिया, इधर भी एयर लिया, फिलहाल मैंने ये केस लिया है। ठीक है, आगे जाकर आपको बताऊंगा कि अगर अलग अलग मीडियम भी होंगे तो क्या कंडीशंस में फ़र्क आएगा, किस कंडीशन में फ़र्क आएगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। ठीक है, अब सम क्या हुआ है, some light is reflected from the first interface and some from the second interface. If we consider monochromatic light, ये एक monochromatic light हमने consider करी, reflected waves are also monochromatic and coherent। ये reflected rays हैं, ये भी monochromatic है और coherent है। क्या है ये? coherent है। ये transmitted waves भी monochromatic है और coherent है। क्यों coherent है? क्योंकि इनका origin ये incident light ही है। इनका origin क्या है बच्चे? इंसिडेंट लाइट। इनका ओरिजिन क्या है? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट से ही R1 R2 बनी है,
दो अलग अलग वेव्स। इसी इंसिडेंट लाइट से T1 T2 बनी है अलग अलग वेव्स, ठीक है ना। लेकिन ये जो है इनका ओरिजिन जो है वो एक ही सोर्स है, ये सोर्स है लाइट का जिससे लाइट आ रही होगी मेरी इंसिडेंट लाइट, सोर्स वही है, फ्रीक्वेंसी उसी की होगी। तो आगे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सबकी सेम रहेगी, कोहेरेंट रहेंगे सारे, क्या रहेंगे, कोहेरेंट। फर्क सिर्फ क्या आएगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। क्या होगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग, हर पॉइंट एम्पलीट्यूड अलग होगा। यहाँ पे मान लो ए एम्पलीट्यूड है तो यहाँ कुछ और होगा, इस वेव का एम्पलीट्यूड, इस वेव का एम्पलीट्यूड कुछ और होगा, इवन इस वेव का कुछ और होगा, इस वेव का कुछ और होगा, इस वेव का कुछ और, इस वेव का कुछ और, इस वेव का कुछ और, हर वेव का कुछ और एम्पलीट्यूड होगा। वो क्या होगा वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। बिकॉज दे अराइज फ्रॉम सेम इंसिडेंट लाइट, वो सेम इंसिडेंट लाइट से सारे के सारे R1 R2 T1 T2 अराइज हुए, ठीक है, वाया एम्पलीट्यूड डिवीजन हुआ है। दीज वेव इंटरफर सिंस दे सुपरपोज्ड अलोंग द सेम नॉर्मल लाइन, ठीक है ना। हम जो पढ़ते हैं ये जो इंटरफेरेंस पढ़ते हैं ये हम पढ़ते हैं बहुत छोटे एंगल के लिए, आई की वैल्यू लगभग छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, 0 डिग्री के आसपास होती है, तो लगभग नॉर्मल लाइन पे पढ़ते हैं हम इंटरफेरेंस। धीरे धीरे वो भी समझ में आया कैसे, ठीक है। अब जो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो है R और T। क्या है, R और T। R से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, मतलब जैसे मान लो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मान लो 70% है, ठीक है। तो पहली बार A एम्पलीट्यूड की वेव आई तो अगली बार कितनी बची, रिफ्लेक्ट होकर 70% बची। क्या बची, 70%। फिर अगली बार रिफ्लेक्ट होगी तो जो 70% बची थी उसका 70%, समझे, इस तरीके से। ऐसे ट्रांसमिशन भी, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है, T है, क्या है, T। अब ये एयर वाटर इंटरफेस है, मान लो एयर वाटर इंटरफेस है, उस बात को समझाने के लिए बताता हूँ। तो ए एम्पलीट्यूड की इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है ना, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ तो मान लो R1 रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। R1 मान लो क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और T1 है मान लो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो A से लाइट आई, लाइट रे आई, और A R1 से रिफ्लेक्ट हुई और A T1 से क्या हुई, ट्रांसमिट हुई, समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके एम्पलीट्यूड से ही ये A R1 और ये A T1, ठीक है। मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाता हूँ, उल्टी रे लेके आता हूँ, एक उल्टी लेके आता हूँ A R1 की और उल्टी लेके आता हूँ A T1 की, तो क्या होगा, ठीक है। अब उल्टी लेके आ रहा हूँ A R1 की, ध्यान से देखो, सबसे पहला केस मैं उल्टी I R1 की लेके आ रहा हूँ। A R1 की उल्टी लेके आ रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन हुआ तो A R1 स्क्वायर हो गया, सही है, और ट्रांसमिशन हुआ तो क्या हो गया, ट्रांसमिशन। अब A R1 का ट्रांसमिशन हुआ तो हो गया A R1 T1, बहुत सिंपल है, एकदम क्लियर है। फिर मैं लेके आया A T1 की, किसकी लेके आया, A T1 की। जब मैं A T1 की लेके आया तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ। अब किस तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस मीडियम में, इस मीडियम में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मान लो R2 है, ठीक है। तो A T1 R2 हो गया, सही है। अब जब एयर से वाटर आती थी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T1 था, अब वाटर से जब एयर जाएगी तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मान लो T2 है। तो वाटर से एयर की ट्रांसमिशन हुआ तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है, A T1 की आई थी तो T2 ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गया, तो A T1 T2 हो गया, क्या नहीं हो गया, बोलो सही है। तो हुआ क्या है, ध्यान से देखो आप, A से आई और A R1 बनी, क्या बनी, A R1। अब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, ठीक है ना, इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ूंगा, इन तीनों डायग्राम को, 1 डायग्राम को, 2 डायग्राम को और 3 डायग्राम को। बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने जोड़ा तो A R1 इधर था, इसका A R1 इधर था, कट गया, बोलो, एक A R1 की उधर गई थी, एक A R1 की इधर आई थी, कट गई, सही है। अच्छा, A T1 की इधर गई थी और A T1 की इधर आई थी, कट गई। कौन कौन सी खत्म हो चुकी हैं, ये खत्म हो चुकी है और ये खत्म हो चुकी है और A T1 खत्म हो चुकी है और ये खत्म हो चुकी है, सही है। अब कौन सी बची, A की इधर आई थी, A की इधर आई थी और इसी डायरेक्शन में गई कितनी, A R1 स्क्वायर और A T1 T2, बोलो। तो A आई थी और कितनी हुई, A R1 स्क्वायर उसी डायरेक्शन में और A T1 T2। समझ में आई ये इक्वेशन या नहीं आई, बोलो ध्यान से देखो बेटा। इस डायरेक्शन में A आई और इस डायरेक्शन में गई कितनी, A R1 स्क्वायर और A T1 T2, पक्की बात है, सही है। अब ध्यान से देखो, अब कौन सी बची हमारे पास, ये भी कंप्लीट हो चुकी है, ये वाले ले लिया हमने, ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। अब बचा ये, एक ये सब, एक ये बचा और एक क्या बचा, एक ये बचा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में तो कोई है ही नहीं, इस डायरेक्शन में टोटल मिला के क्या गया, 0 बेटा। इस डायरेक्शन में A आई, उसको बैलेंस इस डायरेक्शन वाली करेगी ना, सही है। तो इस डायरेक्शन में तो कोई भी नहीं थी ना इनिशियल, तो ये आपस में कैंसिल करेंगी, यानी A T1 R2 प्लस A R1 T1 बराबर क्या होना चाहिए, प्लस 0 होना चाहिए कैंसिल करने के लिए। A T1 R2 प्लस A R1 T2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दो कंडीशन मिली कि नहीं मिली, बोलो,
बोलो ये कंडीशन मिली कि नहीं मिली बेटा? बिल्कुल मिली, ये T1 ही है। ये दो कंडीशन मिली कि नहीं मिली? एक तो कंडीशन मिली ये कैसे मिली कि A बराबर AR1 स्क्वायर और A T1 उसी डायरेक्शन में ऐड कर दो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में देख लो, ठीक है। सिमिलरली AR1 कट गया, A T1 कट गया, बचा इन दोनों डायरेक्शन में आपस में कैंसिल करने चाहिए, ठीक है, कर दिया कैंसिल, 0 हो गया। तो देखो A T1 कट गया तो R1 बराबर -R2 आ गया। R1 क्या आ गया? -R2 के बाद। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम देयर इज एन अब्रप्ट चेंज ऑफ फेज ऑफ पाई। अपोजिट चेंज होगा, पाई का फेज चेंज होगा, तभी R1 इक्वल टू -R2 आ रहा है। नेगेटिव कहने का मतलब अपोजिट हो गया। क्या हो गया? अपोजिट। समझे? R1 -R2 का आने का मतलब क्या है? व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम देयर इज एन अब्रप्ट चेंज ऑफ फेज चेंज ऑफ पाई, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया आपको। और जब लाइट मेरी रिफ्लेक्शन करेगी रेयर मीडियम से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये डेंसर है, ये है ना, तो मान लो यहाँ पे फेज 0 था। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया बात बताऊँगा। यहाँ पे फेज क्या था? 0। तो ये किससे रिफ्लेक्शन हुआ? डेंसर से। तो यहाँ फेज चेंज हो गया पाई का। ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज नहीं होता, मैंने लिखवा रखा है, नो फेज चेंज अक्कर ऑन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। चाहे रेयर से डेंसर में हो, चाहे डेंसर से रेयर में, ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज नहीं होता। तो 0 था, पाई हुआ 0 है, अब फिर ट्रांसमिशन का 0 ही हुआ। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ हुआ है। कौन सा हुआ है? डेंसर से रेयर में। तो कोई फर्क नहीं, यहाँ पे फेज चेंज नहीं होगा। जब रेयर बाउंड्री पे डेंसर से लाइट आ रही होगी और रेयर पे रिफ्लेक्ट करेगी तो कोई फेज चेंज नहीं होगा। जब रेयर से लाइट आ रही होगी, डेंसर पे रिफ्लेक्ट करेगी तो फेज चेंज होगा पाई का। समझे? तो यहाँ कोई नहीं हुआ। फिर ट्रांसमिट होगी तो 0। फिर यहाँ पर डेंसर से रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें? रेयर में, तो कोई फेज चेंज नहीं 0 का। फिर यहाँ पे दोबारा ट्रांसमिशन का 0। तो इन दोनों वेज में आपस में फेज डिफरेंस कितना है? 0। इन दोनों वेज में आपस में फेज डिफरेंस कितना है? पाई। इन दोनों फेज में आपस में फेज डिफरेंस कितना है? पाई का। और इन दोनों वेज में, ट्रांसमिशन वाली वेज में आपस में फेज डिफरेंस कितना है? 0 का। होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये चीज़, ठीक है। पक्का तो यही लिखा हुआ, व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम देयर इज एन अब्रप्ट चेंज ऑफ फेज चेंज ऑफ पाई एंड नो फेज चेंज अक्कर व्हेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम अक्कर, नो फेज चेंज अक्कर ऑन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन के दौरान भी कोई फेज चेंज नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन क्या बनी? इस इक्वेशन को हम ध्यान रख लेते हैं, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं अपने पास कि क्या इक्वेशन बनती है। ये इक्वेशन का तो यूज़ समझ में आया? समझ में आया? नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि पाई का फेज चेंज हुआ है, ठीक है। और इसका यहाँ पे ए कट गया तो आगे 1 - R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2, ठीक है। 1 - R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके बच्चों, तो आपको ये समझाया मैंने क्या कि फेज चेंज जब डेंसर से रेयर से डेंसर में आएगी, रिफ्लेक्शन होगा तो फेज चेंज पाई का होगा। डेंसर से रेयर में रिफ्लेक्शन होगा तो कोई फेज चेंज नहीं होगा। ट्रांसमिशन में तो कोई होगा ही नहीं, चाहे डेंसर से रेयर में ट्रांसमिशन हो, चाहे रेयर से डेंसर में ट्रांसमिशन हो, ठीक है। और उस बात का छोटा सा प्रूफ मैंने आपको ये दिया अभी, ठीक है। एम्पलीट्यूड का डिवीजन होता है, कोहेरेंट सोर्सेज है सारे। इंटरफेरेंस क्यों करेंगे मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, अलग अलग इन्फाइनाइट पे जाके मीट करेंगी ये रेज, इन्फाइनाइट पे जाके सुपरपोज करेंगे तो क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है। ओके बच्चों, अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं आगे। थिन फिल्म इंटरफेरेंस में रिफ्लेक्शन जब होता है तो इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, 1 बाय 1 ये डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखना होगा। देखो फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। ये थिन फिल्म है एक, क्या है ये? थिन फिल्म। थिन फिल्म समझते हो? सॉप की थिन फिल्म हो सकती है। सॉप सॉल्यूशन में डिप कर दिया एक फ्रेम को, वायर फ्रेम को बाहर निकाल लिया, एक फिल्म बनेगी नहीं बनेगी? ये वैसी फिल्म है, बहुत पतली सी फिल्म है ये थिन फिल्म, ठीक है। माइक्रोमीटर ऑर्डर की, उससे भी कम, ठीक है। ये दिखा रहा हूँ काफ़ी बड़ी, इतनी बड़ी है नहीं है, ठीक है ना, समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। इसकी थिकनेस है मान लो T, ठीक है। ध्यान समझना, ये इंसिडेंट लाइट आई, क्या ये? इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये हमारा है नॉर्मल। ध्यान से देखोगे बेटा तो मज़ा आएगा। ये एंगल है I, क्या एंगल? I। यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ, ये R1। फिर यहाँ पर दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, ये R1, तो ये भी R1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ दोबारा से, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ क्या हुआ? ये ऐसे भी बाहर गई और यहाँ रिफ्लेक्शन भी हुआ था और यहाँ भी, समझे।
ये इंसिडेंट लाइट आई तो यहाँ एक पार्ट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ ट्रांसमिट हुआ, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ। सही है, पक्की बात है। अच्छा, ये वेव कैसी है? जीरो फेज पे मान लो, तो इसका फेज क्या है? पाई, क्योंकि रिफ्लेक्शन है डेंसर मीडियम से। डेंसर बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, ये एयर ले रहा हूँ और ये एयर ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। सिमिलरली ये नीचे गई लाइट, ट्रांसमिट हुई क्या नहीं हुई? सिमिलरली यहाँ पे गई, फिर यहाँ से ट्रांसमिट हुई क्या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, ठीक है। फिर इनको एक लेंस से फोकस किया गया, कन्वर्जिंग लेंस से, ठीक है, एक किस्म से फोकस किया गया यहाँ पे, ठीक है, फोकस किया गया और ये इमेज बनी स्क्रीन पे। ये क्या है? स्क्रीन। सही है। सिमिलरली इनको फोकस किया गया आगे जाके, सही है, और फिर इमेज बनी कहाँ पे? स्क्रीन पे। ये स्क्रीन पे इंटरफेरेंस हुआ क्या नहीं हुआ? दोनों वेव जुड़ गई क्या नहीं जुड़ गई? बिल्कुल जुड़ गई। सही बात है, फोकस कर लिया गया, इनको लेंस लगा के, कन्वर्जिंग लेंस लगा के क्या कर लिया गया? फोकस कर लिया गया। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से? ये पाई है, जीरो है, तो ये कितना है? जीरो। ट्रांसमिशन में कुछ नहीं होता, ये जीरो, क्योंकि डेंसर रेयर से रिफ्लेक्शन है। फिर ये उसमें ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज नहीं होता, फिर ये रिफ्लेक्शन रेयर से है, जीरो, ठीक है। ये ट्रांसमिशन है, कोई फेज चेंज नहीं, ट्रांसमिशन है, कोई फेज चेंज नहीं। यानी इन दोनों वेव्स के बीच में आपस में फेज डिफरेंस क्या है? जीरो। और इन दोनों वेव्स के बीच में आपस में फेज डिफरेंस क्या है? पाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ से चालू हुआ मामला, यहाँ से मामला चालू हुआ, ठीक है। एक रे तो गई यहाँ से सीधी ऐसे, ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ मामला, टक्कर लगी, यहाँ से मामला स्टार्ट हुआ। अब एक रे तो गई सीधी ऐसे, और एक गई नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका था, मान लो ये 1, और यहाँ से स्टार्ट हो चुका था, मान लो ये 2। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। 1 यहाँ पर चल पड़ी और चलती चलती जा रही है लेंस के पास। 2 यहाँ से नीचे गई, फिर नीचे से ऊपर आई, फिर जा रही है लेंस के पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर गिराया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ से इस पॉइंट से लेंस तक, और इस पॉइंट से लेंस तक क्या बराबर चली? बिल्कुल सही बात है। तो पाथ डिफरेंस जो है, वो है, मान लो ये पॉइंट, लेटस से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज से वी, अपने हम नेमिंग कर देते हैं सी, ये डी, ऐसे नेमिंग कर देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। और इसको आगे जोड़ भी देते हैं, डॉट डॉट लगा के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे सीधा कर देते हैं, सीधा जोड़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसको मान लो एम, अपनी मर्जी से नाम दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से जितना यहाँ तक चली, यहाँ से उतना यहाँ तक चली, ठीक है। अब 1 वाली ये चली फालतू, ठीक है, और 2 वाली ये और ये चली फालतू, ठीक है। और 2 वाली कितना फालतू चली? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। और 1 वाली कितना फालतू चली? यहाँ से यहाँ। बोलो ये बात समझ में आती है? बहुत अच्छे से आई होगी ये बात समझ में, ठीक है, अच्छे से आई होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरी देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, पार्ट डिफरेंस, सिंपल पार्ट डिफरेंस लिख रहा हूँ पहले मैं, सिंपल पार्ट डिफरेंस, ठीक है। क्या होने वाला है, ठीक है, टोटल नहीं है, ये पार्ट डिफरेंस मान लो 1, एक पार्ट डिफरेंस ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो 2 टाइम्स AD, 2 टाइम्स AD, AD मीडियम में है, तो एयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? म्यू से मल्टीप्लाई, ये म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का है। AD मीडियम में है, तो एयर में कन्वर्ट करने के लिए म्यू से मल्टीप्लाई करोगे, सही है। तो AD का 2 टाइम्स, क्योंकि AD और AC बराबर है, AD और DC बराबर है, सॉरी, AD और DC बराबर है, तो AD का 2 टाइम्स और म्यू, और ये कितना? माइनस AB। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया होगा। ये I है, ये भी I है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये R एंगल है, रिफ्रैक्शन एंगल R, इसको भी R ले लो, R, ठीक है। तो
ए एम कितना है मुझे ये बताओ, ए एम कितना है। देखो एम डी टी है, एम डी कितना है टी, एम डी कितना है टी, ठीक है। एम डी टी है तो एम डी ओवर ए डी, एम डी ओवर ए डी क्या साइन आर है, ध्यान से देखो, सॉरी एम डी ओवर ए डी कॉस आर है, क्या है कॉस आर, ध्यान से देखो। एम डी है बेस, एम डी क्या है बेस और ये हाइपोटेन्यूज, एम डी ओवर ए डी क्या कोस आर है, सत्यवचन है, ठीक है। एम डी ओवर ए डी कोस आर है तो एम डी टी है तो टी ओवर कोस आर ए डी है तो कितना आएगा 2t ओवर कोस आर और म्यू। बोलो समझ में आया। अब ए बी के ऊपर चर्चा करूंगा, ए बी के ऊपर ध्यान से देखो, ए बी पर चर्चा करूंगा मैं। ये 90 माइनस आई है तो ये आई है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा ए एम कितना है, ए एम बाई एम डी, ए एम बाई एम डी क्या tan आर है, तो एम डी टी है, एम डी क्या है टी है तो ए एम टी tan आर है, तो जो ए एम है वही एम सी है तो ए सी कितना है 2t tan आर है, ए सी कितना है, ए सी है 2t tan आर। ध्यान से देखो बेटा गड़बड़ मत करना, ए सी है 2t tan आर, ठीक है। ए सी 2t tan आर है तो ए बी ओवर ए सी, ए बी ओवर ए सी क्या साइन आई है, देखो ध्यान से, ए बी परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ए बी ओवर ए सी क्या साइन आई है, बिल्कुल सत्यवचन। ए सी है 2t tan आर तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 2t tan आर साइन आई, डाल दो 2t tan आर साइन आई, ये डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस आ गया, एक पार्ट डिफरेंस आ गया मान लो। कौन से वाला 2ad म्यू टाइम्स माइनस ए बी वाला, ठीक है। एक और भी है ये पाई और जीरो वाला, वो भी जोड़ूंगा और फिर नेट रिजल्ट निकालूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये आ गया कि नहीं आ गया, और ये भी आ गया। अब स्नेल्स लॉ लगा दो, क्या साइन आई म्यू साइन आर है, तो साइन आई की जगह अगर मैं म्यू साइन आर डाल दूं, यहाँ पे डाल दूं म्यू साइन आर, तो क्या बन जाएगा ये डेल्टा एक्स जो 1 है वो बन जाएगा 2 म्यू टी अपॉन कोस आर माइनस 2 म्यू टी साइन आर अपॉन कोस आर, तो साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर, तो डेल्टा एक्स जो बन जाएगा 1 वो बन जाएगा 2 म्यू टी अपॉन कोस आर, कॉमन ले लो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर होता है कोस स्क्वायर आर, तो कोस आर से कोस स्क्वायर आर भी कट गया, तो डेल्टा एक्स 1 बन गया, एक पार्ट डिफरेंस बन गया 2 म्यू टी कोस आर, एक पार्ट डिफरेंस तो बन गया, ये बन गया क्या नहीं बन गया, बोलो ये बन गया क्या नहीं बन गया एक पार्ट डिफरेंस। और दूसरा पार्ट डिफरेंस क्या है, ये पाई और ये जीरो, तो फेज डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस है पाई, फेज डिफरेंस बिटवीन ये मान लो R1 है और इसको R2 मान लो, फेज डिफरेंस बिटवीन R1 R2, R1 R2 में फेज डिफरेंस कितना है पाई, कितना है R1 R2 में फेज डिफरेंस पाई, ठीक है। सिंपल है क्या नहीं, पाई जीरो और पाई वाला सही है। तो पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स 2 मान लो, वो पार्ट डिफरेंस 2 मान लो जो फेज डिफरेंस की वजह से आ रहा है, वो है पाई, पाई से पाई कट गया, डेल्टा एक्स 2 कितना आ गया लैम्डा बाई 2, एक पार्ट डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाई 2 ड्यू टू फेज डिफरेंस ऑफ पाई, एक पार्ट डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाई 2 ड्यू टू फेज डिफरेंस ऑफ पाई, और एक पार्ट डिफरेंस आ रहा है 2 म्यू टी कोस आर। अच्छा अब देखो ध्यान से, जो आपने यहाँ पर करा है 2ad म्यू माइनस ए बी, यहाँ पे आपने क्या किसको बड़ा माना है, नीचे वाले को बड़ा माना है, नीचे वाले को बड़ा माना है, और इस वाले को पाई वाले को क्या माना है छोटा माना है। बोलो सही बात है ना, ये जो 1 वाली रे है 2ad करा है ना आपने बेटा, 2 टाइम्स ad म्यू माइनस ए बी, इसका मतलब आपने 2 टाइम्स म्यू ad में से ए बी घटाया ना, आपने किसको बड़ा माना है, आपने बड़ा माना है इस वाली लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक,
और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया और आपका नंबर पॉजिटिव आया, आपका नंबर पॉजिटिव आया, यानी आपके हिसाब से एक ये यहाँ ए से बी और ये लेंथ में से कौन सी लेंथ बड़ी है? नीचे वाली। तो यानी नीचे वाली, यानी ये नीचे वाली यहाँ से यहाँ, और ये वाली R2 वाली ज़्यादा चल रही है। 2 म्यू टी कोस आर कौन चल रही है? R2 वाली फालतू। और R1 वाली फेज डिफरेंस पाई की वजह से लैम्डा बाई 2 चल रही है फालतू। अरे बोलो चल रही है कि नहीं चल रही है? तो टोटल पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा? टोटल पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कोस आर में से लैम्डा बाई 2 घटा दो। बोलो समझ में आई ये बात कि नहीं आई? टोटल पार्ट डिफरेंस, क्योंकि आपने 2 म्यू टी कोस आर आया है जो, वो आया है 2 टाइम्स म्यू ए डी माइनस ए बी करके, यानी नीचे वाली ज़्यादा चल रही थी, और लैम्डा बाई 2 आया है ऊपर वाली पाई, R1 वाली ज़्यादा चल रही है। R1 वाले फेज अब्रप्ट चेंज हुआ पाई, तो उसकी वजह से पाथ अब्रप्ट चेंज हुआ लैम्डा बाई 2 का। तो R1 वाली चल रही है लैम्डा बाई 2 फालतू, ठीक है। और R2 वाली कितनी चल रही है? R2 वाली पीछे से ये चल चुकी है 2 म्यू टी कोस आर फालतू, सही है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सही है। तो डेल्टा एक्स टोटल आ गया। आप कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन लगाएंगे। क्या कैसी कंडीशन लगाएंगे? कंस्ट्रक्टिव की। जब मैं कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन लगाऊंगा, अब जब मैं कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखने वाली बात यह है, मुझे क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन लगाऊंगा जब मैं, ध्यान से देखेंगे, टोटल पार्ट डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अब लगा रहा हूं मैं कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव या फिर मैक्सिमा। तो डेल्टा एक्स टोटल क्या होता है? एन लैम्डा के बराबर, एन इंटीजर होता है, सबको पता है। तो डेल्टा एक्स टोटल कितना है? 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन बनेगी कंस्ट्रक्टिव की। और 2 म्यू टी कोस आर कौन सा पार्ट डिफरेंस है ये बताओ? ये है 2 टाइम्स म्यू ए डी माइनस ए बी वाला। अरे यही तो है ये लेंथ, 2 टाइम्स म्यू ए डी माइनस ए बी सॉल्व करके तो 2 म्यू टी कोस आर आया था, सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन ये बनेगी अब। और डिस्ट्रक्टिव कंडीशन क्या बनेगी? डिस्ट्रक्टिव कंडीशन क्या बनेगी? डेल्टा एक्स टोटल होना चाहिए एन लैम्डा के 2n माइनस या 2n प्लस 1, तो मैं माइनस ले लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता रखा है। आप 2n माइनस 1 भी ले सकते हो, 2n प्लस 1 भी ले सकते हो, और मल्टीपल लेना होता है बस, ठीक है। तो डेल्टा एक्स टोटल की वैल्यू कितनी है? 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2n लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2। तो माइनस लैम्डा बाई 2 से माइनस लैम्डा बाई 2 से 2 कट गया, तो 2 म्यू टी कोस आर की बराबर वैल्यू आ गई एन लैम्डा के डिस्ट्रक्टिव के लिए, मिनिमा के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, ये आई मैक्सिमा के लिए। फिर से मैं बताऊंगा कि ये जो पार्ट डिफरेंस है 2 म्यू टी कोस आर वाला, ये 2 टाइम्स म्यू ए डी माइनस ए बी वाला है, समझ में आई? और लैम्डा बाई 2 वाला पार्ट डिफरेंस ये था लैम्डा बाई 2 वाला पार्ट डिफरेंस जो फेज डिफरेंस की वजह से था, ये और ये पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस पाई की वजह से था लैम्डा बाई 2। बोलो सही बात है कि नहीं है? समझ में आया? होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नीचे आ जाओ ट्रांसमिशन के लिए, इसी में ही ट्रांसमिशन के लिए कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए अब ज़्यादा काम नहीं करना है, थोड़ा सा काम ही करना है, बस समझाना ही है आपको हल्का सा, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन वाली R1 R2 जब इंटरफेरेंस करती हैं तो ये इस कंडीशन से करेंगी। अब देख लेते हैं कि जब ट्रांसमिशन वाली इंटरफेरेंस करती हैं तो वो किस कंडीशन से करेंगी, वो भी देख लेते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, देखो ध्यान से, बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना। ये है D और इसको मान लो फिर अब कुछ दिनों के लिए E, ठीक है। क्या करोगे आप? परपेंडिकुलर गिराओगे कि नहीं गिराओगे? तो ये है D पॉइंट, इसको मान लो कुछ R पॉइंट, ठीक है। क्या मान लो इसको? कुछ R पॉइंट। ये फिर से बाहर की तरफ एंगल I है कि नहीं है? बिल्कुल है I, सही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से चालू हुई है दोनों। अब ये वाली जो बनी ये और दोनों ये यहाँ से चालू हुई, यहाँ से टूटी एक यहाँ और एक यहाँ, सही है। देखो ध्यान से, एक टूटी यहाँ और एक टूटी यहाँ। अब जो ये यहाँ टूटी ये आगे रिफ्लेक्ट करके यहाँ से यहाँ आई, फिर आगे चली गई, सही है। अब R से लेकर जितना लेंथ तक और E से लेकर जितना लेंथ तक बराबर चली,
ध्यान से देखो फिर से, और यहाँ से टूटना शुरू हुई थी तो DC और इधर से C बराबर है, तो 2 टाइम्स DC चली किसमें, 2 टाइम्स CD चली किसमें, म्यू में। सही है यार, ठीक है। और RD चली किसमें, इधर एयर में। दोनों पार्ट डिफरेंस आए और ये वही वाले आए क्या नहीं, ध्यान से देखो, क्योंकि CD की वैल्यू AD के बराबर है और DR की वैल्यू यानी RD की वैल्यू AB के बराबर है। सही है, तो फिर से क्या आएगा, ये पार्ट डिफरेंस जो आएगा 2 म्यू टी कोस आर आएगा। 2 म्यू टी कोस आर पार्ट डिफरेंस 2 टाइम्स म्यू CD माइनस RD। RD ये है ना, ये R पॉइंट है, ये R पॉइंट है। अरे 2 म्यू टी कोस आर ही तो होता है, अभी भी तो सीखा है आपने। अरे बेटा ये वही तो है, क्योंकि 2 टाइम म्यू AD सॉरी माइनस AB, ये 2 म्यू टी कोस आर ही तो था, अभी भी सीखा था क्या नहीं सीखा था, बिल्कुल सीखा था। अब हम कर रहे हैं ट्रांसमिशन वाले। किसके लिए कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो गया ना, रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, हम सेकंड कर रहे हैं ये ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। अब ट्रांसमिशन के लिए, अच्छा अब इन दोनों में 0 ही है, इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस λ/2 वाला नहीं आया है, तो सिर्फ टोटल जो पार्ट डिफरेंस है अब वो 2 म्यू टी कोस आ रही है। अब टोटल पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कोस आर ही है, ठीक है। 2 म्यू टी कोस आर ही अगर टोटल पार्ट डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन लगाऊंगा, क्या बनेगी, सिंपल 2 म्यू टी कोस आर को n लैम्डा के बराबर कर दो, और डिस्ट्रक्टिव की लगाऊंगा तो डिस्ट्रक्टिव की, तो 2 म्यू टी कोस आर किसके बराबर कर दो, 2n माइनस 1 λ/1 प्लस λ/2, एक ही बात है, वो तो कोई इशू नहीं है। ट्रांसमिशन के लिए और रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या बनी है, रिफ्लेक्शन के लिए कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव की क्या कंडीशन बनी है, कंस्ट्रक्टिव की क्या बनी है, 2 म्यू टी कोस आर बराबर 2n प्लस 1 या माइनस 1, एक ही बात है बेटा, मैं फिर से बता चुका हूँ। और डिस्ट्रक्टिव की क्या बनी है, 2 म्यू टी कोस आर n लैम्डा, देखो उल्टी बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए अलग बनी है, अपोजिट बनी है, और जो उसकी कंस्ट्रक्टिव की है वो इसकी डिस्ट्रक्टिव की है, बेटा एक ही बात है, प्लस ले लो या माइनस ले लो, और जो इसकी कंस्ट्रक्टिव की है वो इसकी डिस्ट्रक्टिव की है, अपोजिट बनी है कि नहीं बनी है। और ये अपोजिट बनने का कारण क्या है, सिर्फ λ/2। λ/2 का फेज डिफरेंस कौन से आया है, पार्ट डिफरेंस कहाँ से आया है, पाई फेज डिफरेंस से, और पाई फेज डिफरेंस किस में आया है, किस में आया है, रिफ्लेक्शन में आया है, किस में आया है, रिफ्लेक्शन में आया है। समझ में आई, तो पाई फेज डिफरेंस से कोरस्पॉन्डिंग λ/2 का पार्ट डिफरेंस आता है, आपको ये ध्यान रखना है, और उससे फिर कंडीशनें बदलती हैं, और जो मेन इक्वेशन है वो 2 म्यू टी कोस आर की है, किसकी है, 2 म्यू टी कोस आर। अब इसको जनरल पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, जनरल, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, जो हम पढ़ते हैं किताबों में, जनरल पढ़ाया जाता है इसको नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, ठीक है। जब इसको नॉर्मल इंसिडेंस के लिए पढ़ाया जाता है, इंसिडेंस के लिए पढ़ाया जाता है, तब आई को लगभग 0 ले लिया जाता है और आर को भी लगभग 0 ले लिया जाता है, तो कोस आर लगभग 1 बन जाता है, ध्यान रखना, क्या बन जाता है, लगभग 1। तो ट्रांसमिशन की जो कंडीशन बनती है 2 म्यू टी इक्वल टू n लैम्डा, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, ni मतलब नॉर्मल इंसिडेंस, और डिस्ट्रक्टिव में बनती है 2 म्यू टी इक्वल टू 2n प्लस 1 या माइनस 1, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, λ/2 नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। और इसकी नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव की नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या बनती है, 2 म्यू टी 2n प्लस 1 λ/2, और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव की क्या बनती है, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए 2 म्यू टी n लैम्डा। अपोजिट बननी है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, ठीक है। ये λ/2 है, क्या ये λ/2, सही है। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब आई एंगल आर एंगल 0 डिग्री के आसपास, मतलब कैसे आएगी रे, अब आपको लगभग ऐसे दिखाया जाएगा बार बार, ये आई नॉर्मल इंसिडेंस और ये गई रिफ्लेक्शन से, और फिर एक नीचे गई, फिर एक इधर गई ट्रांसमिशन, फिर एक इधर आई ऊपर से उठ के, अब इनका इंटरफेरेंस हुआ, ये R1 R2 है रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है, और फिर ये ऊपर गई थी, फिर एक नीचे आई इसका, ठीक है, और ये और इनका T1 T2, ये ट्रांसमिशन और ये रिफ्लेक्शन। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए मतलब एंगल क्या, 0 डिग्री। मैंने शुरू में लिखा था अलोंग नॉर्मल लाइन, है ना, कि हम नॉर्मल लाइन के अलोंग पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा वो क्यों लिखा था, ठीक है। तो ये था थिन फिल्म इंटरफेरेंस नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, और जनरल भी पढ़ लिया है।
रिफ्लेक्शन के लिए भी और ट्रांसमिशन के लिए भी। और कब पार्ट डिफरेंस λ/2 का आएगा वो भी बता दिया, और कब नहीं आएगा वो भी बता दिया। जब फेज डिफरेंस आएगा पाई का, तो पार्ट डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग किसका होगा, λ/2 का होगा। ठीक है।